जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करेंगे। हमारी आज की पहली समस्या इस प्रकार है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया है। यदि प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े की माप अर्थात विमाएं 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो, तो हमें यह ज्ञात करना है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा होगा। जैसा कि इस प्रश्न से स्पष्ट है कि इस प्रश्न में दो अलग अलग रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े हैं जिनको सिलकर छाता बनाया गया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इन 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों में से 5 एक रंग के होंगे और 5 दूसरे रंग के। अब क्योंकि हमें छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है यह ज्ञात करना है, इसलिए हम प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल इन विमाओं की सहायता से ज्ञात कर लेंगे और उसे 5 से गुणा कर देंगे, जिससे हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि छाते में प्रत्येक रंग का अलग अलग कितना कपड़ा लगा है। अतः इस प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और यह भी दिया गया है कि प्रत्येक जो टुकड़ा है वह त्रिभुजाकार है। अतः हम हीरोन के सूत्र की सहायता से इन विमाओं को क्रमशः ए, बी व सी मान लेंगे और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इन त्रिभुजाकार टुकड़ों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अतः हमने मान लिया कि माना ए बराबर है 20 सेंटीमीटर, बी बराबर है 50 सेंटीमीटर और जो ये तीसरी विमा दी है इसे मान लिया हमने सी, ये भी हो गई कितनी 50 सेंटीमीटर। अब हमने ए, बी और सी तो मान लिए। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। अर्ध परिमाप एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो जोड़ देते हैं इन्हें, 20 प्लस 50 प्लस 50, ए बी सी के मान लगा दिया हमने और बटे में कितना हो गया 2, यानी कि ये हो जाएगा 50 50 100 और 20 120। 120 का को अगर हम 2 से भाग दें या 120 का आधा होता है कितना 60। तो इस प्रकार अर्ध परिमाप हो गया कितना 60 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं हीरोन का सूत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल के भीतर एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ठीक हो गया। अब इसमें हम मान लगा देंगे। एस के स्थान पर आ जाएगा कितना 60 गुणा एस माइनस ए, यानी कि 60 माइनस ए कितना है 20। हमने जो त्रिभुजाकार टुकड़े दिए गए थे उनकी जो एक टुकड़ा हमने ले लिया है, ठीक है, उसमें से एक टुकड़ा हमने ले लिया और उसकी विमाओं को हमने ए, बी और सी मान लिया है, ठीक है। और एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल कर उसकी सहायता से हम अलग अलग रंगों के टुकड़ों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, कुल मिला के कितना कपड़ा लगा है अलग अलग रंगों का। तो अब इसी क्रम में 60 गुणा कितना हो गया 60 माइनस 20 और एस माइनस बी, यानी कि यहाँ हो जाएगा 60 माइनस बी कितना है 50 और गुणा एस माइनस सी, यानी कि हो जाएगा 60 माइनस फिर से 50। ठीक हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 60 गुणा 60 में से 20 गया, यहाँ कितना बचेगा 40 और यहाँ बच गया 10 और यहाँ भी कितना हो गया 10। अब 10 और 10 का तो स्पष्ट ही जोड़ा बन जा रहा है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इनकी। 10 हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जो अंदर बचा है 60 गुणा 40, अब हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे इन दोनों संख्याओं के। 60 के गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ रफ पर। 60 के गुणनखंड करने के लिए पहले 2 से भाग, 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 पंजे 15, 5 से 5 एकम 5। तो 60 के गुणनखंड लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार 40 के गुणनखंड भी कर सकते हैं हम। 40 वैसे 8 पंजे 40 होता है और 8 के गुणनखंड हो जाते हैं भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 40 के गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 8 और गुणा कितना 5। अब हम इसमें युग्मन कर लेते हैं फिर समान गुणनखंडों के। तो 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन गया, इस 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन गया, ठीक हो गया। और ये जो 5 है, 5 का जोड़ा इस 5 के साथ बन गया। और जो इसमें जो बच रहे हैं क्या 3 और 2, इनका जोड़ा किसी के साथ भी नहीं बन रहा, तो इनको अभी वैसे ही रहने देंगे। 10 हमने ऐसे लिख दिया, इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, इस जोड़े में से भी 1 2 बाहर आ गया और जो ये 5 है इसका भी जोड़ा बन गया था, इसमें से भी एक 5 बाहर आ गया। वर्गमूल के भीतर क्या बचेगा 3 और गुणा 2, तो इन्हें अभी वैसे ही रहने देते हैं। तो अब हमें प्राप्त हो गया कितना 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 गुणा 10 200 और वर्गमूल में कितना रह गया 6। तो इस प्रकार प्रत्येक त्रिभुजाकार छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है 200 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 200 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्योंकि छाते में दो अलग अलग रंगों के इस प्रकार के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े लगे हैं, अतः प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक रंग के 5 टुकड़े इसमें उपस्थित होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि
छाते में प्रयुक्त पहले रंग के कपड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणा 200 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 200 गुणा 5 करेंगे तो 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा छाते में प्रयुक्त दूसरे रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, अब 5 पट्टियां इस रंग की भी होंगी, 5 त्रिभुजाकार टुकड़े इस रंग के भी होंगे दूसरे रंग के, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी हम जो 200 वर्गमूल 6 हमने एक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात किया है इसमें 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 गुणा 200 ये भी हो जाएगा 1000 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार छाते में प्रयुक्त दोनों रंगों के कपड़ों के क्षेत्रफल क्रमशः 1000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर तथा 1000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर होंगे। हमारा आज का अगला उदाहरण इस प्रकार है। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में हमें 18 गायों को चराना है और जो खेत है समचतुर्भुज के आकार का उसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और जो इस समचतुर्भुज का बड़ा विकर्ण है वह 48 मीटर है। और हमें यह ज्ञात करना है कि यदि इस खेत में हमें 18 गाय चरानी हो तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अर्थात इस प्रश्न में सर्वप्रथम हमें इस समचतुर्भुजाकार घास के खेत का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्योंकि 18 गाय इसमें से चराई जानी है इसलिए प्रत्येक गाय द्वारा चरा जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुल खेत के क्षेत्रफल जितना हमें प्राप्त होगा उसमें हम 18 से भाग कर देंगे, जिससे हमें प्रत्येक गाय द्वारा चरा जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम इस समस्या को रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाएंगे। हमने मान लिया कि ABCD अभीष्ट समचतुर्भुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD तथा DA 30 मीटर है तथा जो बड़ा विकर्ण है DB वह 48 मीटर है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो विकर्ण DB है इस समचतुर्भुज ABCD को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों ABD और BCD में विभाजित कर देता है। अतः यदि हम ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो यदि हम ABD इस ऊपर वाले त्रिभुज या इस नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसे दुगना कर दें तो भी हमें ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अतः हम सर्वप्रथम इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तत्पश्चात इस क्षेत्रफल को दोगुना करने पर अर्थात 2 से गुणा करने पर हमें समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अतः आइए सर्वप्रथम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हेरोन सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ABD हेतु हमने मान लिया A बराबर है 30 मीटर, B बराबर है 48 मीटर और C बराबर है 30 मीटर। अर्थात ये जो त्रिभुज ABD है इसकी जो तीन भुजाएं थी 30, 48 और 30, इन्हें हमने क्रमशः AB और C मान लिया। अब हम इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे जिसे हम S से निरूपित करते हैं। तो S होता है A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी तीनों भुजाओं के योगफल का आधा। तो हमें प्राप्त होगा 30 प्लस 48 प्लस 30 बटे में कितना हो जाएगा 2। अब 30 और 48 होता है 78, 78 और 30 अगर आप जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 108 और 108 का आधा होता है कितना 54, क्योंकि 54 दूनी होता है 108। तो इस प्रकार इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें प्राप्त हो गया कितना 54 मीटर। तो S का मान आ गया 54 मीटर। अब हम त्रिभुज ABD हेतु हेरोन सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हम जानते हैं कि हेरोन सूत्र के अनुसार किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल के भीतर S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। अब इसमें हम S, A, B और C के मान लगाएंगे। तो S का मान हमने ज्ञात किया था अभी कितना 54, गुणा हो जाएगा, कोष्टक के भीतर अभी लिखेंगे S की जगह 54 माइनस A कितना था, A था 30, ठीक है, गुणा S माइनस B यानी कि 54 माइनस B कितना लिया था हमने, B माना था हमने 48, ठीक है, और इसी प्रकार गुणा में है S माइनस C यानी कि यहाँ आ जाएगा 54 माइनस C भी कितना था 30 था, ठीक हो गया। अब इसे हम हल कर लेंगे। 54 की अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो 54 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाल लेते हैं रफ पर। 54 के गुणनखंड हो जाएंगे, 2 से भाग देंगे तो 27 दूनी 54, फिर 3 से 3 नम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 54 में से 30 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 24। इसी प्रकार 54 में से 48 घटाने पर हमें प्राप्त होगा कितना 6 प्राप्त होगा, और 54 में से 30 घटाएंगे तो पुनः हमें प्राप्त होगा कितना 24।
अब 24 के गुणनखंड अगर हम करना चाहें तो 24 के गुणनखंड किस प्रकार होंगे? 24 के गुणनखंड हो सकते हैं 2, 12 दूनी 24, फिर 2 से विभाजित हो सकता है 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। अब हम यहाँ अगर देखें इन गुणनखंडों में जो हमने 54 के अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो यहाँ 3 का जो पेयर है वो बन जा रहा है। इसका मतलब इस पेयर में से एक संख्या बाहर निकल के आ जाएगी और ये जो पेयर है ये भी समाप्त मान लिया जाएगा। तो 3 हमने बाहर निकाल लिया। अब 3 को बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बच रहा है? 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। और अभी भी हमने 24 के गुणनखंड ज्ञात किए हैं कितने? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इन्हें लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 6 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 3 या 6 होता है तो 2 गुणा 3 सीधे सीधे हो गए। और पीछे भी 24 है, इसके भी गुणनखंड लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ इनकी सहायता से। अब हम इसमें पेयरिंग कर लेते हैं। तो किस किस का पेयर बन सकता है? अगर आप देखें तो इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन जा रहा है। ठीक हो गया। तो अगला चरण भी लिखना यहीं से शुरू कर देते हैं। 2 और 2 का पेयर बन गया, हमने 2 को बाहर लिख लिया। ऐसे ही ये जो 3 है इसका भी पेयर बन जाएगा किसके साथ? इस 3 के साथ बन रहा है पेयर, तो हमने इसे भी बाहर लिख दिया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है 2, इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन जा रहा है, तो हमने इस 2 को भी बाहर लिख दिया। इनमें इन पेयर में से भी 1 2 बाहर लिख दिया। फिर अगर आप देखें तो आगे 2 और 2 आ रहा है, इस 2 का जो पेयर है वो इस 2 के साथ बन सकता है, तो हमने इस 2 को भी बाहर लिख दिया। ऐसे ही अगर देखें तो ये 2 भी साफ साफ पेयर बनते हुए दिख रहा है, इसमें से भी इस पेयर में से भी एक गुणनखंड हमने बाहर लिख दिया। और जो शेष बचा 3 और 3, इनका भी पेयर बन जा रहा है सफलतापूर्वक, तो इस पेयर में से भी हमने एक जो गुणनखंड था 3 उसे बाहर लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी अंदर गुणनखंड थे वर्गमूल के चिन्ह के भीतर सबका युग्मन अर्थात पेयरिंग हो चुकी है समान गुणनखंडों के साथ, और वर्गमूल के भीतर कोई भी संख्या शेष नहीं बची, कोई भी गुणनखंड शेष नहीं बचा, तो वर्गमूल के चिन्ह को हम समाप्त मान लेंगे। अब ये जो गुणनखंड हमें ज्ञात हुए हैं इन्हें हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो अब इनकी परस्पर गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, और 144 गुणा 3 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 चौक 12 का 2, हासिल आया 1, 14 तियाँ 42 और 1 हो गया 43, यानी कि ये हमें प्राप्त हो गया 432 वर्ग मीटर। इस प्रकार त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया 432 वर्ग मीटर। अब एबीसीडी जो समचतुर्भुज है, जो समचतुर्भुजाकार खेत है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 432 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। अतः खेत एबीसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 432 अर्थात 864 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार हमने खेत एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। और साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि हमने यहाँ 2 से गुणा क्यों करी। हमने 2 से गुणा इसलिए की क्योंकि किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। अतः हमने त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसे 2 गुना कर दिया, अर्थात उसमें 2 से गुणा कर दी, जिससे हमें पूरे खेत एबीसीडी जो कि समचतुर्भुज के आकार का है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हम अपने प्रश्न के अगले चरण की ओर चलते हैं, जिसमें हमें प्रत्येक गाय द्वारा चरे जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि अभी हमने देखा कि पूरे खेत का क्षेत्रफल था 864 वर्ग मीटर। अब इस खेत में हमें कुल मिलाकर 18 गाय चरानी है, तो प्रत्येक गाय द्वारा चरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम कुल क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर में 18 से भाग कर देंगे। अतः प्रत्येक गाय द्वारा चरा जाने वाला क्षेत्रफल हो जाएगा 864 बटे 18 वर्ग मीटर। अगर आप इसे भाग करके देखेंगे तो इससे हमें प्राप्त होगा 48 वर्ग मीटर। अतः प्रत्येक गाय द्वारा चरे जाने वाला अभीष्ट क्षेत्रफल होगा 48 वर्ग मीटर। हमारा आज का अगला उदाहरण इस प्रकार है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार व क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर हो तथा समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर हो तो संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि हम अपने प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो हम यह देखेंगे कि यहाँ पर यह दिया गया है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल समान है तथा त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं भी प्रदान कर रखी हैं। अतः हम हीरोन सूत्र की सहायता से सरलतापूर्वक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी त्रिभुज के ठीक बराबर है, अतः जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा वही क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में यह पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो जो क्षेत्रफल हमें त्रिभुज से प्राप्त होगा और जो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी होगा, उसको उस क्षेत्रफल को इस सूत्र समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा संगत ऊंचाई में रखने पर हमें संगत ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि आधार हमें पहले ही दे रखा है। अतः इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज हेतु माना
ए बराबर 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर तथा सी बराबर 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो तीन भुजाएं दी थी इन्हें हमने क्रमशः ए, बी और सी मान लिया। अब इसलिए हम एस भी ज्ञात कर सकते हैं अर्ध परिमाप, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के आधा करने पर हमें प्राप्त होता है। या तो ये हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसे जोड़ देते हैं, 26 और 28 हो गया 54, 54 और 30 हो गया 84, 84 बटे 2, यानी कि ये हो जाएगा 84 का आधा करने पे कितना प्राप्त होगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस का मान ज्ञात कर दिया, जो कि है 42 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल के भीतर s गुणा s माइनस ए गुणा s माइनस बी गुणा s माइनस सी। अब इस सूत्र में हम s, a, b और c के मानों को प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, s के स्थान पर आ जाएगा 42 गुणा s माइनस ए, यानी कि 42 माइनस ए के स्थान पर कितना आ गया, 26। ठीक है, s माइनस बी यानी 42 माइनस कितना हो गया, 28, और s माइनस सी यानी कि 42 माइनस कितना आ गया, ये 30। तो इस प्रकार हमने ए, बी, सी और एस के मानों को प्रतिस्थापित कर दिया। अब इसे अगले चरण में हल करते हैं हम। 42 की जगह अभी 42 रहने देते हैं, फिर बाद में एक साथ अभाज्य गुणनखंडन करेंगे इनका। 42 में से अगर हम 26 घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 42 में से 26 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 16। ठीक है, ऐसे ही 42 में से 28 घटाने पर हमें प्राप्त होगा कितना, 14, और 42 में से 30 घटाने पर हमें प्राप्त हो गया कितना, 12। अब हम इन सभी संख्याओं के स्थान पर इनके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, यानी कि इन सब संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन कर देंगे, इन चारों संख्याओं का। तो 42 होता है 7 छक्का 42, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखे जा सकते हैं 42 के 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 3 6 7 42। ऐसे 16 2 की घात 4 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करके प्राप्त होता है, तो इसे भी लिख देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16। ठीक है, ये 16 के गुणनखंड हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ये 14 है, ये हो जाएगा 2 गुणा 7 सीधे सीधे, और जो 12 है ये होता है 4 3 12, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस प्रकार हमने ये जो चारों संख्याएं थी इनके हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो 2 है, इस 2 का युग्म बन सकता है इस 2 के साथ, तो हमने ये लिख दिया, 1 2 बाहर लिख दिया। हम जानते हैं कि युग्म में से 1 2 को हम निकाल सकते हैं वर्गमूल के चिन्ह से बाहर, और युग्म को भी समाप्त मान लिया जाता है। हमने वर्गमूल ज्ञात करना सीख रखा है पिछली कक्षाओं में। उसके बाद अगर 3 की बात करें तो इस 3 का युग्म किसी के साथ बनते हुए दिख रहा है, अंत में एक 3 दिख रहा है यहाँ पर, तो 3 का 3 के साथ युग्म बन गया। हमने ऐसे 3 को लिख दिया, यहाँ पे चिन्ह भी लगा लेना है जिससे ध्यान रहे आपको कि आपने किस किस का पेयर बना लिया है। ऐसे ये जो 7 है इसका पेयर बन जा रहा है इस 7 के साथ, हमने दोनों को चिन्हीकृत कर लिया और इस 7 को हमने अगले चरण में बाहर लिख दिया वर्गमूल से। इसी प्रकार इस 2 का इस 2 के साथ युग्म बन जा रहा है, इस 2 का इस 2 के साथ युग्म बन जा रहा है, तो इन दोनों युग्मों में से भी एक एक 2 बाहर निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम ये 2 समान गुणनखंडों का पेयर बन रहा है वो 2 गुणा 2 से बन रहा है, इसमें से भी एक 2 बाहर निकल आएगा। वर्गमूल के भीतर कोई भी संख्या नहीं बची, तो इसलिए वर्गमूल का चिन्ह भी समाप्त हो जाएगा। अब इन्हें हम परस्पर गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 7 42, स्टेप वाइज कर लेते हैं गुणा। इन 3 की गुणा हमने एक बार में लिख दी। अब 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यानी 42 गुणा 8 करेंगे तो हमें हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसको गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 16 का आया 6, हासिल आया 1, 8 चौका 32 और 1 कितना हो गया, 33। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्योंकि प्रश्नानुसार त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में हमने अभी भी ज्ञात किया है 336 वर्ग सेंटीमीटर, अतः हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल भी हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। पुनः प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का आधार दिया गया है कितना, 28 सेंटीमीटर, तथा हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा संगत ऊंचाई के। इसमें अगर हम प्रतिस्थापित करें क्षेत्रफल के स्थान पर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार कितना है 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो इसको अभी वैसे ही रखने देते हैं। अब यदि इस 28 को हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें संगत ऊंचाई का मान ज्ञात हो जाएगा। संगत ऊंचाई हो जाएगी 336 बटे 28। अब इसे हम सरल कर लेंगे, 28 से भाग करके देख लेते हैं रफ पर। 28 से भाग करेंगे अगर 336 में, तो 28 से कम 28, शेष कितना आया, 33 में से 28 गया 5,
और उतरा 6, 28 दूनी कितना होता है 56। तो इस प्रकार संगत ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी हमें समांतर चतुर्भुज की 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समांतर चतुर्भुज की जिसका आधार एक त्रिभुज के समान हो, जिसकी भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, तथा जिसका आधार 28 सेंटीमीटर है, उस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई होती है 12 सेंटीमीटर।